नेक्स्ट डे यहाँ तक पढ़े थे, इस बात तक हम लोग आए थे, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शुरू किए थे। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में बताए थे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो विंटर के समय में स्लीप मोड में चला जाए या छिप जाए तो उसको कहते हैं हम हाइबरनेशन प्रोसेस। लेकिन यही घटना अगर समर के समय हो, मतलब ज्यादा टेम्परेचर वातावरण का बढ़ा हुआ हो और उस समय अगर हो तो उसको कहते हैं हम लोग क्या बाबू, उसको कहते आपका हाइबरनेशन के पर एस्टिवेशन। तो ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का बात देख रहे थे हम। अब हम बात करते कि जो आपका कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो पढ़े थे, वैसा एनिमल जिसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो आपका सामान्यतः 30 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग बता रहे थे कोल्ड ब्लडेड में। और वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपका 30 से 40 के बीच में होता है अर्थात ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ऐसा हम लोग पीछे देखे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का बात किए थे कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर बदलेगा तो किसका बॉडी टेम्परेचर बदलेगा, किसका नहीं बदलेगा, ये भी अगले दिन की क्लास में हम लोग किए थे। अगर इन्वायरमेंटल सब डिग्री सेंटीग्रेड में हम आपको बताए थे, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री ले लिया जाए तो फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर पर क्या असर पड़ने वाला है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी टेम्परेचर पर क्या असर पड़ने वाला है, ये हम लोग देखे थे कि जनरली जो ना फ्रॉग जो होता है 25 डिग्री से कम तापमान जब हो, मतलब 20 तक हो, तो हाइबरनेशन में चला जाता है। इसको बोल लेते हैं विंटर स्लीपिंग या विंटर स्लीप। और अगर जो है ना 35 से ऊपर हो जाता है तापमान टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, तो फ्रॉग जो है ना वो चला जाता है एस्टिवेशन में, मतलब कि वो समर स्लीप में चला जाता है, छिप जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। और इसका रीजन भी आपको बताए थे कि उसको जो है ना फिजियोलॉजिकल कोई समस्या नहीं होती है, उसको फिजिकल समस्या होती है, मतलब शरीर का जो है ना शरीर ठीक से काम नहीं करता तो उसके डर से वो छिप जाता है। जबकि हम लोगों का बात अगर करोगे, ह्यूमन बीइंग का बात करोगे, तो ये जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। फिजियोलॉजिकल मतलब आपका फिजियोलॉजी में परिवर्तन होने लगता है, समस्या उत्पन्न होगा। इसमें क्या है, उसका जो है ना सेम टू सेम हो जाएगा, तो फिजियोलॉजी में कोई समस्या नहीं होता है। केवल उसका जो एंजाइम्स है वो काम करना कम कर देते हैं या नहीं करने लगते हैं, जिसके चलते उसकी गतिविधियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है और अपने आप को छिपा लेता है ताकि वो उस समय बचा रह सके एनिमी से, दुश्मनों से, और अपना जब समय उपयुक्त आए तो फिर से बाहर आ सके। हम लोगों को जो है ना बताए थे कि अगर 15 डिग्री तक तापमान रहे तो ठंडा महसूस होता है और 20 से 30 डिग्री का अगर हो तो अच्छा महसूस होता है। सामान्यतः हम लोग जो एसी चलाते हैं, आज देख रहे होंगे ढेर सारे लोग जो है कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, उनमें वो वैसे लोग ज्यादा हैं जो आपका जो है ना कहीं लग्जरी समय गुजारते हैं अपना, मतलब कि आलसी टाइप का होते, या फिर जो लोग जो है ना वो एसी वगैरह का यूज ज्यादा करते हैं, उनका क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जा रही है। तो अगर आप लोग एसी चलाते हो तो कोशिश यही करना चाहिए कि आपका तापमान जो उसका रहे करीब 30 डिग्री तो जरूर रहे। 30 डिग्री रहने पर क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, बशर्ते रोज वो हमेशा खुलता नहीं हो। अगर जो है ना वो खुलने वाला जगह पर हो तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत है। उससे अगर हम कम करके रखते हैं, 25-20 करके रखते हैं, 15 करके रखते हैं, तो ये जो है ना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। नेक्स्ट बात जो बता रहे थे कि 35 डिग्री से अगर ऊपर होता है तापमान, तब हमको क्या होता है, गर्मी लगने लगता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 35 से कम अर्थात 30-32 तक में हमारा क्या हो, वो आपका आराम से 30-32 तक में रख के आराम से रहें। अगर किसी रूम में आप हो और एसी चला रहे हो तो 30 तक आराम से चलाया करो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे आगे क्या, तो उसमें हम जब आते हैं आगे में तो बताया कि आखिर ऑप्टिमम टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म का क्या होता है। यही बात हम बोलना चाह रहे थे कि अगर आपको नॉर्मल जीना है तो तापमान आपका कितना होना चाहिए, 30 से 40 के बीच में होना चाहिए। इसलिए हम आपको बोले कि 30 कम से कम एनवायरमेंट का टेम्परेचर रखो, हाँ मतलब अपने एसी का टेम्परेचर को करके रखो, ताकि क्या हो, आपको जो है ना 31-32 तक महसूस हो और ज्यादा गर्मी भी ना महसूस हो और आराम से रह सको।
लेकिन यही आप एसी का टेम्परेचर अगर जो है ना वो 15-20 रख देते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कम हो जाता है इन्वायरमेंट का, तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का बात करते हैं। ये तो हम लोग शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का बात कर रहे थे, मतलब वैसा एडेप्टेशन जो जिसमें आपका जो वातावरणीय परिवर्तन है वो कुछ समय के लिए हुआ है, कम समय के लिए हुआ है। अगला जो बात है वो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का है। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में जब हम आते हैं तो ये कब होगा, जब इन्वायरमेंट में परमानेंट चेंज होगा तब जो एडेप्टेशन चाहिए हमको उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस। ये आपका ऑर्गेनिज्म के बॉडी में परमानेंट आपका परिवर्तन लाता है, परमानेंट चेंज लाता है और ये इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, वंशजों में स्थानांतरित होता है, बाप माँ से उसके बाल बच्चों में जाता है। इसका कुछ उदाहरण है जो देख लेते हैं हम। पहला है बैकवर्ड प्रोट्रूशन ऑफ एंकल बोन्स। ठीक है, बैकवर्ड प्रोट्रूशन ये क्या है भाई, आपका जो एंकल बोन होता है, एंकल बोन समझते होंगे आप, जिसको आप एंकल ना तो दिखाते हैं आपको, हम एंकल का बात दिखा लेते हैं। ये आपका एंकल है, ठीक है, एंकल का बात कर लेते थोड़ा सा। ये आपका एंकल है, ये रीजन आपका एंकल का है। इसमें ये जो प्रमुख बोन है ना ये टेलस है, टेलस बोन है। समानता सुनते होंगे कि उसका जो है ना वो आपका एंकल में जो है ना क्रेक आ गया है या हेयर क्रेक आया, तो समानता ये बोन ज्यादा टूटता है। ये जो है ना यहाँ पर इस रीजन में या ये पीछे का जो रीजन है ये ज्यादा टूटता है। आप देखो आपका जो एंकल है वो आगे की तरफ नहीं है, ये एकदम सीधे सामने नहीं है, थोड़ा पीछे की तरफ से निकला हुआ है। हाँ, कैल्केनियस जो बोन है ये तो एकदम साफ पीछे आ गया है। देखो क्यों आया, हुआ क्या, जब हम चलते थे चार पैर पे तब तो हम ये आगे के रीजन से चलते थे, लेकिन जब हम सीधा खड़ा होने लगे तो ये जो है ना पीछे में एक सहारा जरूरी था, नहीं तो क्या होगा पीछे उलटने का डर था। तब क्या हुआ, और इसलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आर्क जैसा है, ये आर्क जैसा होता है। आपका जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनका पैर जो है ना आर्क टाइप का होता है, लेकिन ये जो है ना आपका जेनेटिक आपका प्रॉब्लम अगर हो तो बीच में जो है ना ये सपाट हो जाता है, समतल हो जाता है। वैसे व्यक्ति बहुत गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो बीच में जो है ना धसाव होना चाहिए पैर के नीचे। तो ये जो आप देख रहे हो एंकल में पीछे की तरफ आपका प्रोट्रूशन, ये आपका क्या है, एक तरह का लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। क्योंकि हम लोगों ने सीधा खड़ा होना शुरू किया तो इसलिए पीछे की तरफ सहारा देने के लिए ये क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे की तरफ दोनों बोन, ये जो मेन बोन था सो और उसके सहायक जो कैल्केनियस बोन है सो, वो पीछे निकल गया। थोड़ा सा हम इसको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर पैर वाला बार बार कैसे मुड़ जाता है। थोड़ा सा देखो, अगर आप सीधा पैर रखते हो सामान्य, तो ये जो आपके लिगामेंट्स और जो टेंडन्स होते हैं उसका क्या स्थिति है सो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। लिगामेंट दिख रहे हैं ब्लू से, वो लिगामेंट जो है ना एकदम नॉर्मल पोजीशन में होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो जाए पैर, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो देखो लिगामेंट पर कैसे दबाव पड़ा। ये देखो रेड जैसा दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है ना वो आपका थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गया आपके लिगामेंट में, और जब उसमें समस्या बढ़ जाएगा मतलब और थोड़ा टेन होगा तो समस्या और बढ़ जाएगा और वो जो है ना आपका इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैर मुड़ जाता है ना, यहाँ पर देखिए ब्लैक हो गया है, ये थोड़ा इंजर्ड हो गया है। अब इसको नॉर्मलाइज होने में कुछ समय लगेगा, अगर आप नॉर्मल इसको चलते हैं तब, और अगर ये 2-3-4 बार हो जाए तो ये जो है ना डैमेज हो जाता है और कई जो है ना ठीक होने की संभावना काफी कम होने लगती है। थोड़ा समय भी इसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो हम आपको एंकल के बारे में बता रहे थे। एंकल में जो है ना हम थोड़ा सा ये फिबिया टिब्यूला दिखाना चाह रहे थे। आपका जो है ना ये आपका क्या है, एक एक्सरे है जिसमें हमारा पैर कैसे जुड़ा हुआ है, पैर की हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं आके नीचे एंकल पे, वो दिखाना चाह रहे थे। आगे का टिबिया है या पीछे का फिबुला है, ठीक है, और उसको लेबलिंग भी यहाँ पर किया हुआ देखो, है ना। ये टिबिया जो है ना वो सहायक है और ये फिबुला है, हो जाएगा। तो फिबुला पर ही आपका क्या है, वो आपका वजन यहाँ पर आया है। अब हम बात करते, यहाँ पर ये सब तो हो जाएगा आपका। देखिए बोन्स कैसे सजे हुए थे पैर में। अब हम यहाँ पर बात करते जो हमको अब यहाँ पढ़ना है, बाकी जब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में या स्केलेटन के बारे में, तो वहां पर देख लेंगे। फिलहाल यहाँ आ रहे थे कि इससे क्या फायदा हुआ। तो जो आपका एंकल जब
प्रोट्रूशन हुआ उसमें एंकल बोन में पीछे की तरफ, तो हम आराम से खड़े होने शुरू कर गए, मतलब इरेक्ट पोस्चर होना शुरू हो गया। दूसरा जो इसका एग्जांपल है, अपोजिबल थम्स ऑफ द हैंड ऑफ मैन। ठीक है, अपोजिबल थंब, अपोजिबल थंब समझते हो क्या? अपोजिबल थंब किसको बोलते हैं? अपोजिबल थंब का मतलब होता है ऐसा बात, अभी हम आपको उसको दिखा देते हैं। अपोजिबल थंब का मतलब ऐसा है ना, चारों तरफ घूमने वाला जो अंगूठा है ना, तो हमारा जो अंगूठा होता है ना चारों तरफ घूमने लगा है, ऐसा जो बहुत कम आप ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ऐसा अपोजिबल थंब। हाँ, मतलब रोटेट होने वाला थंब जो है ना हम लोगों में पाया गया, और इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग आराम से लिख पा रहे हैं, हम लोग आराम से जो है ना स्पिनिंग कर पा रहे हैं, या जो भी आर्ट वगैरह करते हैं, जो भी ग्रिप वगैरह बनाते हैं, इसी के मदद से बनाते हैं। अगर ये नहीं होता, मतलब आपका रोटेशन चारों तरफ नहीं होता, तो आप उतना बढ़िया ग्रिप नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो ये अपोजिबल थंब से हमको क्या फायदा हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, एडवांस होते चले गए, तो हमको पकड़ने की जरूरत ज्यादा पड़ी। तरह तरह के जो है ना ऑब्जेक्ट को धरने का, पकड़ने का बात आने लगा, उसका यूज करने का बात आने लगा, और इसके लिए आपका जो अंगूठा था वो कैसा हो गया, वो आपका अपोजिबल हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे थे, तीसरा ब्लवर्स ऑफ वेल। ब्लवर्स ऑफ वेल क्या है भाई? ब्लबर जो है ना वो थिक पैड है एडिपोज टिश्यू का, फैटी टिश्यू का, और वो लाइज होता है कहाँ, स्किन के नीचे, है ना। ये जो ब्लबर है ना वो आपका स्किन के नीचे होता है, एक पतला सा लेयर होता है। जैसे आप लोग बिछावन, ये ओढ़ने वाला कोई चीज ओढ़ते हैं, कंबल है, ब्लैंकेट है, कुछ भी ओढ़ते होंगे यहाँ पर, तो वहां पर आप देखते होंगे कि एक जो है ना वो आपका उसके नीचे में एक हम लोग लेयर लगा देते हैं, बाहर से या अंदर से एक लेयर लगा देते हैं, जो उसका खोल बोलते लोग, उसका जो है ना कवर बोलते लोग। इसी तरह से क्या होता है कि उसका जो स्किन है, मतलब कवर है, जस्ट उसके नीचे एक जो है ना आपका फैटी टिश्यू का लेयर होता है थिक, और इसी को ब्लबर कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों में चर्बी पाया जाता है स्किन के नीचे, एडिपोज टिश्यू का एक लेयर हम लोगों में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ब्लबर बोलते हैं। किसमें? वेल में। ये करता क्या है भाई, थर्मो इंसुलेटर का काम करता है। थर्मो इंसुलेटर का मतलब क्या है? थर्मो इंसुलेटर का मतलब है कि हीट को अंदर से बाहर निकलने से रोकता है, और इसके चलते ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने के बावजूद या ठंडे पानी में पाए जाने के बावजूद वेल क्या होता है, जिंदा रहता है। क्योंकि वेल क्या है, मैमल है ना, तो उसका वो कैसा होगा, वो वार्म ब्लडेड होगा। और अगर जो है ना टेम्परेचर उसका जो है ना कंट्रोल ना हो बॉडी का, तो मर जाएगा वो। ठीक है, तो वो जो है ना हीट तो अंदर जनरेट करता है, लेकिन उस हीट को बचाना है, तो ब्लैंकेट जैसा काम करता है ब्लबर, और उसको बचाता है ठंड से। नेक्स्ट बात कर रहे थे, हम्प ऑफ कैमल्स। आप लोग ऊंटों में देखे होंगे, उसके पीठ पर जो है ना वो कुब्बड़ जैसा कुछ निकला हुआ होता है, प्रोट्रूशन ऊपर की तरफ, जिस उभार निकला हुआ होता है, उसी को हम्प बोलते हैं। हम्प जो है ना उसमें होता क्या है भाई, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है, और ये जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें जो फैट जमा होता है, उस फैट के कारण जो है ना कैमल आराम से पानी के कमी के बावजूद भी आराम से वो जिंदा रह लेता है, क्योंकि वो फैट को तोड़कर उसमें से वाटर प्राप्त करता है, जिसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऊंट का आइडिया हो, तो जिस ऊंट का कुब्बर मतलब पीठ पर जो प्रोट्रूशन है वो ज्यादा है, वो हम्प ज्यादा है, उसको ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। वैसा ऊंट जिसमें कुब्बर ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं कि वो जो है ना ज्यादा स्वस्थ है, आपका ऊंट है, कैमल है। तो इस बात को जो है ना आप दिमाग में रखिएगा कि हम्प से क्या फायदा है। तो हम्प जो है ना एक स्टोरेज आपका काम करता है, किसको? एडिपोज टिश्यू को, जो पाया जाता है ऊंट के बैक पर। और इसमें क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जो उसको भोजन तो प्रोवाइड करता ही करता है, मुख्यतः उसको अगर कमी हो जाए पानी का, ज्यादा दिन तक वो पानी ना पी पाए, तो उसमें से फैट को तोड़कर उसको पानी देता है। किसको? कैमल्स को। अगला है टेल ऑफ कंगारू। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी डिस्कवरी वगैरह कभी देखे होंगे, तो जो है ना वो हमेशा दिखाता रहता है कि कंगारू जो है ना बॉक्सिंग करते हैं आपस में। देखिएगा, दो पैर पे होके वो लड़ता है, पूरा एकदम जबरदस्त लड़ता है।
तो उसमें गिरने से बचाने का काम जो उसका है ना वो पूंछ करता है। पूंछ उसका 5वां पैर का काम करता है, बहुत मजबूत होता है पूंछ उसका, और इवन उसके पूंछ से वो अगर कस के मारे तो जो है ना जबरदस्त जो है ना डैमेज हो सकता है एक दूसरे को। तो टेल जो है कंगारू का वो 5वां पैर का काम करता है और उसको जो है ना वो खड़ा होने में मदद करता है, उसके बच्चों को पालने में मदद करता है। उसके बच्चे जो है ना वो आपके पाए जाते हैं, अगर आप जानते होंगे पाउच रहता है उसके पेट के रीजन में, हाँ, और उस पाउच में क्या करता है बच्चे को रखता है, और बच्चे को जब रखेगा तो झुक के रहेगा तो क्या होगा, बच्चा को बाहर की तरफ लटकना पड़ेगा या उसको दिक्कत होगा। तो वो क्या करता है पीछे के दोनों पैरों पर आराम से खड़ा रहता है या बैठ जाता है और पूंछ का सहारा लेता है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बर्ड्स। हाँ, ये अगला एडेप्टेशन है। यह पक्षियां जो है ना वो आपका कहाँ, वो आपका जमीन से सॉइल सरफेस से या आपका ट्री से चली गई कहाँ, आकाश में रहने लगी। अधिकांश समय जो है ना वो फ्लाइंग में आपका बिताने लगी, उड़ने में बिताने लगी। तो उड़ने में बिताने के लिए उनको क्या चाहिए था, उनका जो अगला हाथ था वो आपका पंख में बदल जाए ताकि उसको उड़ने में मदद करे, या पिछला भी हो सकता था लेकिन पिछला नहीं बना क्योंकि पिछला सपोर्ट करता है पीछे की तरफ, बॉडी का वेट ज्यादा होता है नीचे की तरफ, तो पिछला जो है ना उसमें कन्वर्सन नहीं हुआ। अगला जो आपका उसका पैर था, हाँ, वो किस में बदल गया, विंग्स में बदल गया। तो ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स। अगर आप अलग अलग तरह की पक्षियों को देखे तो होंगे लेकिन गौर नहीं किए होंगे, अब जरा गौर कीजिएगा। अलग अलग पक्षियों का जो चोंच होता है ना वो अलग अलग तरह का होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो फूड हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे बगुला या सारस, उसका फूड हैबिट जो है ना वो आपका अलग है। हाँ, कौवा, उसका जो है ना फूड हैबिट अलग है। या आपका क्या बोलते हैं पैरोट, उसका फूड हैबिट अलग है। तो फूड हैबिट मतलब कि भोजन जो करता है वो अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं सबके, इसलिए उनका जो चोंच होता है जो उनके भोजन को लेने में मदद करता है, पकड़ने में मदद करता है, वो आपका अलग अलग शेप का हो जाता है। मैना का देखिएगा अलग होगा, हाँ, पैरोट का अलग हो जाएगा, गुरैया का अलग टाइप का हो जाएगा। तो ये आपका एडेप्टेशन है, उनके भोजन को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ क्ला ऑफ द बर्ड्स। आप पक्षियों को देखे होंगे, उनका जो आपका क्ला होता है, क्ला समझते होंगे, पंजा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो पिछले पैर का पंजा होता है या वो जो जिससे वो पकड़ता है बैठता है, वो आखिर सबका अलग अलग तरह का होता है। देखिएगा, किसी का जो है ना वो झुका हुआ है, किसी का जो है ना वो बड़ा फैला हुआ है। तो इससे क्या फायदा होता है, उसको अलग अलग जगहों पर आराम से चिपकने में या बैठने में मदद करता है। ठीक है, उन सब का अलग अलग तरह का हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका उसका जो अलग अलग शेप का और साइज का जो क्ला है वो उसको पर्चिंग मैकेनिज्म में मदद करता है। पर्चिंग है क्या भाई, रेस्टिंग ऑफ बर्ड्स है ना, रुकने में, कहीं पर स्थिर होने में उसको मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेव ऑफ स्पाइडर। ये जो वेव ऑफ स्पाइडर है आप शायद घर में देखे होंगे, आपके घर में जो है ना अभी वो झोल लग जाता है ना, मकड़ी का जाल लग जाता है। वो जो मकड़ी का जाल होता है वो देखिएगा गजब टाइप का उसका व्यवस्था होता है। उसके जो धागे होते हैं काफी पतले होते हैं लेकिन स्टील से काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। माना यह जाता है कि उतना पतला स्टील अगर लिया जाए तो उससे कई गुना, करीब करीब 20 से 50 गुना तक जो है ना ये ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये जो स्पाइडर बनाता है वेब्स को, वो अपने अलग अलग ढंग का बनाता है। कोई जंगल में रहता है उसका देखिएगा उसका अलग वेब होगा, गांव घर में पाए जाने वाले का अलग होगा। हाँ, आपका उसमें भी कई वेराइटीज होते हैं, सबका अलग अलग होता है और वो सब क्या है उसके आपके प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं। आजकल हमारे घरों में जो है ना मच्छरों के बढ़ने का एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने क्या किया है, इनको मकड़ियों को ज्यादा समाप्त कर दिया। मकड़ियां क्या करती थी, अपने जो है ना जाल को बनाती थी जिसमें मच्छर आके बैठते थे या फंस जाते थे और उनको खा जाती थी वो। तो कुछ हद तक स्पाइडर का जो वेब है वो क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है जो अलग अलग परिस्थिति में उसको अपने प्रे को पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। आप इंसेक्ट्स में देखे होंगे उसका जो माउथ पार्ट्स होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है और ये क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार के भोजन जो है ना उसको पकड़ने में मदद करता है, खास करके इंसेक्ट्स को।
अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ने में, उनको प्राप्त करने में मदद करता है। कौन? इंसेक्ट्स। ये आपका उसका क्या मदद करता है भाई? माउथ पार्ट्स। तो इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट्स है वो उसके अलग अलग भोजन को पकड़ने में मदद करता है, अलग तरह का व्यवस्था उसमें व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट है कलर ने, ये तो पढ़ना है आपको, आगे पढ़ोगे माउथ पार्ट जो है ना उसको आगे पढ़ेंगे भी इंसेक्ट का, ठीक है। अगला है कलरलेस एंड सेंटेड नाइट फ्लावर। आप देखेंगे रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, सामान्यतः व्हाइटिश होते हैं या ये कलर के होते हैं। अगर रेड भी होंगे तो हल्का कलर होगा, अगर ब्लू भी होंगे तो कैसे होगा? हल्का कलर का होगा। आपके समझ में आप कभी सोचे नहीं होंगे शायद कि ऐसा क्यों होता है कि उसका कलर जो होता है ना वो कम होता है या कलरलेस होता है। और एक चीज और देखिए होंगे, जो भी रात में खिलने वाला फूल होता है उसमें सेंट काफी होता है। इसका रीजन क्या होता है? ये एक तरह का एडेप्टेशन है। क्यों? रात में जो है ना वो आपका लाइट कम है तो कलर आपको बताया था, कलर विजन जो है ना उसके लिए लाइट चाहिए, और लाइट तो है नहीं रात में, तो कलर का कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। अब लेकिन नाक तो खुला रहेगा ना, नाक तो काम करेगा, या अट्रैक्शन जो हमको करना है उसके लिए उसको जो सेंट चाहिए, सेंट से क्या कर सकते हैं हम? किसी को भी खींच सकते हैं ना। तो आपको क्या फायदा हो जाएगा यहाँ पर? आपको ये फायदा हो जाएगा कि जैसे ही हम जो है ना आपका अपने में सेंट लाएंगे तो क्या होगा? दूर से ही ऑर्गेनिक को पता लग जाएगा और वो उसके तरफ खींचा चलाएगा। तो रात में खिलने वाले जो भी फूल हैं उनमें देखिएगा, उनमें आपका कलर या तो डीम होता है या नहीं होता है। हाँ, वो आपका हल्का कलर हो सकता है, लेकिन सेंट जरूर होता है। ये भी उसका क्या है? एडेप्टेशन है, ताकि पॉलिनेशन के लिए ऑर्गेनिक को या इंसेक्ट्स को अपने तरफ खींचा जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला बात जब करते हैं, एक एडेप्टेशन आपका ऑर्किड फ्लावर में मिलेगा। ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसमें एक खास ऑर्किड है, ये पढ़ना है आपको। क्या बोलते हैं, फ्लावर जो पढ़ना है या प्लांट रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है। 11th में नहीं है, 12th में देखेंगे हम इसको। ऑर्किड के जो फूल होते हैं कुछ ऑर्किड में, वो क्या करता है, अपने फ्लावर के जो संरचना होता है ना, स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इंसेक्ट के जैसा बना देता है। मतलब दिखने में दूर से वो फूल जो है, फ्लावर जो है ना, वो कैसा नजर आता है? इंसेक्ट के तरह नजर आता है फ्लावर। और दूर से जब देखते हैं, मतलब थोड़ा हट के देखते हैं तो कैसा नजर आएगा? वो लगेगा कि कीट है, हाँ, इंसेक्ट्स है। अब इसमें क्या होता है कि धोखा खा जाता है इंसेक्ट्स। हाँ, उसका जो मेल इंसेक्ट होता है उस मॉथ का, वो क्या होता है, वो धोखा खा जाता है। उसको लगता है कि वो फीमेल बैठी हुई है, फ्लावर को फीमेल समझ बैठता है, और जब तक वहां पहुंचकर वो समझ पाता है उसको, तब तक वो उसका पॉलिनेशन कर दिया होता है। मतलब पॉलिनेशन में ये आपका मदद किया। क्या? ऑर्किड का शेप और साइज और कलर जो है उसका फ्लावर का, वो फीमेल जैसा नजर जो आ रहा था कुछ इंसेक्ट का, वो उसमें पॉलिनेशन में मदद करता है। कैसे मदद किया? तो हम आपको बोल रहे थे कि वो चूंकि देखने में, रंग में और जो है ना साइज वगैरह में वो सीधे फीमेल के जैसा नजर आ रहा है उस इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट, मेल जो इंसेक्ट होगा वो समझता है कि फीमेल है। जब तक वहां पर आता है अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, तब तक क्या हो जाता है, आके वो समझ पाता है, जब तक आके वहां पर, तब तक वो उसको हिला देता है, जिससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन वहां पर हो जाता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ एडेप्टेशन ना, 8 जो था अभी हम लोगों को पढ़ना, वो पढ़ रहे थे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में आपको बताया था कि जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार खुद में चेंज ला देना क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। और इससे क्या होता है, ये हमारे सीक्रेट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का रहस्य है। जितना बढ़िया एडेप्टेशन होगा, हमारा जो जीवन है उतना क्या होगा, सफल होगा। इसमें आपको बताया था कि ये आपका एडेप्टेशन 2 प्रकार का हो सकता है, शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म, है ना, लंबे समय के लिए एडेप्टेशन और एक है कम समय के लिए। तो जब आपका कम समय के लिए इन्वायरमेंटल परिवर्तन होगा तो कम समय वाला होगा, लेकिन अगर जब लंबे समय तक के लिए परिवर्तन होगा तो क्या होगा, लंबा समय के लिए होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर बताए थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते
तो ओपन सिस्टम का बात करते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? जब एनर्जी या ऐसे बोलते हैं वैसा सिस्टम जिसमें आने और जाने के लिए कोई चीज को खुला हुआ हो, मतलब आराम से आ भी सकता है और जा भी सकता है, कोई संरचना या कोई जो है ना रूप या किसी चीज का अगर मूवमेंट हो सकता है उसमें, तो उसको बोलते हैं ओपन। तो ओपन सिस्टम क्या है? वैसा सिस्टम जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो सकता है, समानता अंदर लेगा उसको, तभी तो बोल रहे हैं खुला हुआ। तो इनफ्लो होता है फ्री एनर्जी का, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। जो भी लिविंग होता है वो एनर्जी जो है ना वो अल्टीमेटली प्राप्त करता है कहां से? सन से। हाँ, हम लोगों के लिए यहाँ पर इस संसार में जो भी एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? सन है। और सन से एनर्जी जो है ना वो हम लोगों में आता है, मतलब यहाँ के पृथ्वी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो इस संसार के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ओपन सिस्टम दिखाते हैं कम से कम किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किसको कहते हैं? तो वातावरण का वह एनर्जी जो आप यूज करने के लिए आपको उपलब्ध हो उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। हाँ, जो एनर्जी बॉन्ड के रूप में है या कहीं और है तो उसको फ्री नहीं बोल रहे हैं। फ्री एनर्जी का मतलब इन्वायरमेंट का वो एनर्जी जो यूज करने के लिए अवेलेबल है। हाँ, तो ये जो फ्री एनर्जी होता है उसी का जनरली यूज होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, और उसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं फिर अंततः अपने भोजन के रूप में हम लोग भी ले लेते हैं ऑटोट्रॉप से। पीछे पढ़े थे ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, कुछ लिविंग जो नॉन लिविंग मैटर होता है वो सब के सब क्लोज्ड सिस्टम में होते हैं। वो आपका एनर्जी को न लेते हैं और न उनको कोई मतलब रहता है। ठीक है। अगला है होम्योस्टैसिस। अगला कैरेक्टर है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो है वो शब्द दिया गया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, वाल्टर कैनन के द्वारा। इनका क्या कहना था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में वातावरण में परिवर्तन के बावजूद अपने अंदर की जो स्थिति है उसको एक समान बनाए रखने की जो क्षमता होती है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। समानता होम्योस्टैसिस का जो यूज होता है दो चीज के लिए होता है। पहला तो वाटर और मिनरल कंसंट्रेशन के लिए और दूसरा बॉडी टेम्परेचर के लिए ज्यादा होता है। तो एडेप्टेशन क्या था भाई? इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को एडेप्ट कर लेना, खुद को इस लायक बनाना कि उस इन्वायरमेंट का यूज बेटर तरीके से कर सके। किसके लिए? अपने रहने के लिए, मतलब भोजन के लिए, हाँ, और किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसको बोल रहे थे क्या बाबू? एडेप्टेशन। और होम्योस्टैसिस क्या बोल रहे हैं? तो होम्योस्टैसिस बोल रहे हैं कि अपने अंदर की स्थिति को या अपने बॉडी की स्थिति को हमेशा एक समान बनाए रखना, स्टेडी स्टेट में बनाए रखना, इसके बावजूद कि वातावरण बदल रहा है। होम्योस्टैसिस जो है ना ये हम लोगों का एक विशेष कैरेक्टर है। अगर ये नहीं होता तो हम जो है ना कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते, कहीं भी जाकर नहीं रह पाते। अगर गर्म के मौसम में बाहर निकल जाते तो क्या होता? आपका जो है ना आप पूरा बॉडी गर्म हो जाता और आपकी मृत्यु हो सकती थी। अगर जो है ना ठंड के मौसम में निकल जाते तो क्या हो सकता है? आपका पूरा का पूरा बॉडी ठंडा हो जाता और आपकी मृत्यु हो सकती थी। तो इसको जो है ना वो जो रोकने का प्रोसेस है, जो आपका मैकेनिज्म है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो है ये आपका कैसे होता है तो इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन इसमें हम लिखे हैं कि इससे क्या होता है? ऑप्टिमम रेंज, मतलब वो आपका रेंज मेंटेन रहता है जिसमें आप आराम से जी सकते हैं। आपके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी जो ना वो काम कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में आ जाइए। आप जो है ना देखिएगा कि लाइट में जब हम जाते हैं तो हमारे जो प्यूपिल है, पीछे के चैप्टर में हम पढ़ाए थे, आप लोग तो नहीं थे, तो अधिकांश लोग तो नहीं होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे। हमारा आईबॉल में जो है ना प्यूपिल होता है जो गेट का काम करता है, और वो क्या करता है? वो आपका रेगुलेट करता है कितना लाइट अंदर जाएगा, उस लाइट के मात्रा को रेगुलेट करता है।
अगर जो है ना लाइट ज्यादा हो बाहर में तो क्या करता है, वो आपका श्रिंक कर जाता है। अगर लाइट कम हो तो क्या करता है, वो डायलेट हो जाता है, ताकि हम ठीक से देख पाए और ज्यादा लाइट हमारे जो है ना आई बॉल के अंदर ना जाए, ताकि हमारा आई बॉल जो है ना वो खराब ना हो। ऐसा कुछ काम करता है कौन, आपका ये जो आई बॉल का जो गेट है, जिसको प्यूपिल बोल रहे हैं वो। ठीक है, अब दूसरा है स्वेटिंग। आप देखे होंगे कि जब भी हम जो है ना गर्मी हमको लगता है या गर्म वातावरण में जाते हैं हम, या काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो है ना पसीना निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो ये पसीना क्यों निकलता है? पसीना इसलिए निकलता है कि इवेपोरेशन हो सके, कूलिंग हो सके, और कूलिंग के कारण बॉडी का जो तापमान बढ़ गया है वो तापमान कैसा हो सके, सामान्य हो सके। ये भी क्या है, एक तरह का होम्योस्टेसिस है, अपने बॉडी को एक समान बनाए रखने की कवायद है, हाँ, बनाए रखने का क्रिया है। तीसरा आ जाते हैं शिवरिंग। ठंड के मौसम में आप देखे होंगे, ठंड में कपकपाते हैं हम। कपकपाने का मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉलंटरी मसल्स का। मतलब वैसे मसल्स जो आपके शरीर के बाहरी सतह पर सजे होते हैं, आउटर लेयर पर सजे होते हैं, उनमें क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है। मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हमारे कब्जा में नहीं होता, हमारे नियंत्रण में नहीं होता मन के। जैसे आप कई बार देखना कि ठंड जब लग रहा होगा, आप पूरा कोशिश कर रहे हो कि कपकपाए नहीं, लेकिन कपकपाते रहते हो। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ये इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये करता क्या है, आपको पीछे हम भी पढ़ाए थे, ये बताए होंगे कि मसल्स जो होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो जो आपका रिस्पायरेशन या या ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी जो है एटीपी के रूप में जो है ना कम बन पाता है, हीट के रूप में करीब 60 से 65% निकल जाता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीडेशन होगा फूड का या एटीपी से जो एनर्जी निकलेगा, वो सब के सब यूज नहीं होता है, बल्कि 60 से 65% तक वो आपका निकल जाता है हीट एनर्जी के रूप में, और वो हीट एनर्जी आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसलिए शिवरिंग के कारण हमारा बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और आराम से हम ठंड में भी जिंदा रह जाते हैं। ये हो गया आपका शिवरिंग। शिवरिंग हमको मदद किया कोची में बाबू, ठंड में बचे रहने में। काहे बाबू, वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट इंसुलिन। क्योंकि वहां पर घटना घट रहा था ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी का यूज हो रहा होगा। और वो जो है ना, जो आपका एनर्जी स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में या एटीपी के रूप में, वो पूरा का पूरा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि हीट के रूप में उसमें से 60 से 65% निकल जाता है, और वही से हमको गर्मी लगने लगता है। अगला है इंसुलिन। हाँ, आप देखिएगा एक तरह का होम्योस्टेसिस प्रोसेस है ये, कि जब हम खाना खाते हैं ना तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज हुआ होगा, आप देखिएगा वो आपका इंसुलिन का जो अगर सुई लेते हैं या दवा खाते हैं, तो वो दवा समानतः खाना खाने के जस्ट पहले, हाँ, कुछ समय पहले ले लेते हैं या खा लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो वो स्टिमुलेट कर देते हैं किसको, इंसुलिन के सिक्रीशन को, ताकि जो आपका खाना खाएं वो आपका उसके लिए इंसुलिन निकल सके और वो जाकर क्या करे, ब्लड के ग्लूकोज को कम कर सके। नहीं तो जो भोजन खाए हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो एकाएक जो है सडन जाकर ब्लड में बढ़ जाएगा, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा हो जाएगा। ये नॉर्मल अगर हमारा है पैंक्रियाज, तब तो ये आराम से कर लेता है, इंसुलिन उतना निकाल देता है कि हमारा क्या हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए या नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर जो है ना पैंक्रियाज में कोई समस्या हो गया है या इंसुलिन आपका नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और इस घटना को करते हैं हम डायबिटीज। ठीक है, तो इंसुलिन जो है ना खाना खाने के समय आपका निकलना शुरू हो जाता है, या खाना खाते हैं तो निकलना शुरू हो जाता है। क्यों भाई? तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को समान बना के रखने में मदद करता है। अगला है ग्लूकागॉन।
हो सकता है हम लोग में से कुछ लोग जो है ना फास्टिंग किए होंगे, मतलब खाना नहीं खाया, किसी दिन उपवास किए हैं। तो उपवास करने पर क्या हुआ, ब्लड का जो ग्लूकोज है वो तो यूज हो रहा होगा ऑक्सीडेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो क्या होता है, कम हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि खाना तो खाए नहीं आप और यूज तो हो रहा था। तब इस समय क्या करता है ग्लूकागॉन, ये दोनों के दोनों पैनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन हैं, कौन कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तब ग्लूकागॉन क्या करता है, ये जो है आपके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे लीवर है या मसल्स है, वहां पर ग्लूकोज को जो है ना बनने की क्रिया को या ग्लूकोज के रूप में टूट के निकलने की क्रिया को बढ़ाता है। तो जो जमा रहता है ग्लाइकोजन वगैरह वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसके चलते आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। तो अगला बात क्या बताए कि ग्लूकागॉन जो है वो हमको कब निकलेगा, जब हम फास्टिंग में होंगे, मतलब उपवास में होंगे ज्यादा, है ना। इंसुलिन कब निकलेगा, जब हम भोजन करेंगे तो उस समय निकलता है। वो इंसुलिन क्या करेगा, वो आपका ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अगला आ जाते हैं, इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क। ये आप कभी अगर गए होंगे कोई काम में या दौड़ते होंगे खूब, तो देखिएगा आपका जो है ना हार्ट का जो रेट होता है वो काफी बढ़ जाता है, बोलते हैं धड़कन बढ़ जाता है। ये धड़कन में वृद्धि क्यों हो जाता है, मतलब हार्ट रेट में आपका वो ग्रोथ क्यों हो जाता है, इंक्रीज क्यों कर जाता है ये। तो इसका कारण क्या है कि आप जो है ना हार्ड वर्क शुरू कर दिए, जब हार्ड वर्क शुरू कर दिए तो आपके सेल्स को, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। नतीजतन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन जो है ना वो खूब लेगा ब्लड में से, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और इसको बनाए रखने के लिए कि ब्लड का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का ऑक्सीजन का लेवल या टिश्यू के लेवल पर क्या हो, ऑक्सीजन का लेवल बराबर बना रहे या वो आपका बना रहे, तो इसके लिए क्या होता है आपका, इसके लिए हमारा आपका जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। और जब हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो फ्लो, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो आरबीसी बार बार आएगा जाएगा और O2 की मात्रा जो कम हुई थी वो बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका क्या है, होम्योस्टैसिस है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते तो आगे के लिए हम आगे बात करें, होम्योस्टैसिस जो होता है वो हम लोगों में निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। देखो भाई, जैसे ही जो है ना आपका ठंड बढ़ेगा तो जस्ट वो जो है ना ठंड को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब आपके टेम्परेचर को बढ़ाने का कम करेगा ये। यहाँ पर वो क्या कि होम्योस्टैसिस जो है निगेटिव फीडबैक से होता है। पॉजिटिव फीडबैक कब होगा, जब बढ़ावा देगा किसी चीज को। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, जब कुछ हो तो उसको क्या करे, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करे, तो ये कहलाता है निगेटिव फीडबैक। ठीक है, निगेटिव का मतलब है कि उसको बढ़ावा न दे बल्कि उसको क्या करे, कम करने की कोशिश करे। अगला है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन में आ जाओ। रिप्रोडक्शन जो है ना ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग का। जो भी आपका लिविंग होता है वो अपने जैसा या अपनों जैसा नया जीव बनाता है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होता है, इससे जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऑर्गेनिज्म बना रहता है और उसकी संख्या में वृद्धि होती है, तथा जो आपका ऑर्गेनिज्म मरता जा रहा है उसके जगह पर नए ऑर्गेनिज्म आते जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन से कम 3 फायदा तो होने ही वाला है। पहला है कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वो आपका क्या होगा, जनरेशन बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइफ, मतलब ऑर्गेनिज्म के संख्या में वृद्धि। और तीसरा ये बता रहे हैं कि इससे तीसरा ये फायदा होने वाला है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है जो मर रहा है वो बना रहेगा, उसकी संख्या बनी रहेगी, वो आपका कंटिन्यूएशन रहेगा ऑर्गेनिज्म की संख्या में। नहीं तो सोच लो अगर कोई आदमी मर जाए, उसका बाल बच्चा ना हो तो क्या होता है, देखो जनसंख्या उतनी कम हो गई, लेकिन पति पत्नी थे और उनके मरने के पहले जो है ना 2 बच्चे आ गए तो क्या हो गए, उनके बराबर ही जनसंख्या बनी रही।
ये सब के सब रिप्रोडक्शन से संभव है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है समांतर दो प्रकार का होता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे तो पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन केवल हम बताना चाहेंगे कि अगर सेक्स सेल्स मतलब गैमिट न बने तो वैसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कौन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल या गैमिट बनता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डेथ। डेथ जो है ना, ये कहा ही जाता है कि संसार का क्या है, ये नियम है कि जो जिंदा है या जो जन्म लिया है वो मरेगा। कोई भी यहाँ पर जो है ना वो आपका अमर नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप पीछे ठीक से पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, पारामीशियम है, इन सब को हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, मतलब न मरने वाला। बैक्टीरिया ये जो अमीबा है, अमीबा जो है ना कभी भी नेचुरल रूप में अपने नहीं मर सकता है, मरता ही नहीं है वो नेचुरल रूप से। क्यों? तो अपने आप को फिर जो है ना वो डॉक्टर में बदल देता है पूरा का पूरा। तो डॉक्टर में बदल दिया तो क्या हो गया, फिर से नया जीवन शुरू हो गया। तो कभी समाप्त नहीं होता। हम लोगों में क्या होता है, एक बॉडी समाप्त होता है तब दूसरा बॉडी का बात होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वो बॉडी जो ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हाँ, वो आपका डिवाइड हो जाता है और आपका क्या करता है, डॉक्टर ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो ये आपको बता रहे थे अमीबा के बारे में कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमर बोलते हैं, कि वो जो है ना कभी मरता नहीं है। लेकिन ऐसे नेचुरल रूप में अगर बात करो, सामान्य रूप में बात अगर करो, तो जो भी जन्म लिया है वो समाप्त होगा, वो मरेगा। हाँ, अर्थात डेथ जो है वो आपका यहाँ का आपका हकीकत है, ये सिद्धांत है। तो ये केवल और केवल किस में पाया जाता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। इस पर लिखिए कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके जो सेल्स हैं वो पुराने होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, या जिसको सीनेसेंट कहते हैं। जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं धीरे धीरे उनमें आपका क्या होता है, डिवीजन रुक जाता है, मतलब कोशिका विभाजन जो हो रहा था वो रुक जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और मेटाबॉलिज्म जो है ना वो आपका कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, लेकिन कंटिन्यू करता है। जब मेटाबॉलिज्म जो है ना डिक्रीज कर जाता है लेकिन कम करता है, कंटिन्यू करता है, तो धीरे धीरे उनकी गतिविधियां कम होती जाती है और अंततः जो है ना वो मर जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अंततः पूरी तरह से रुक जाता है। अगला दिन हम लोग पीछे पढ़े थे कि मेटाबॉलिज्म के कारण ही लाइफ है लिविंग बीइंग में, और अगर मेटाबॉलिज्म क्या हो, रुक जाए पूरी तरह से, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अर्थात यहाँ पर डेथ जो है ना वो लिविंग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब नीचे एक सबहेडिंग शुरू किए हैं, डिफिनीशन ऑफ डेथ। डेथ का क्या आपका डिफिनीशन है, पीछे हम आपको बताए थे ऐसे कि स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्या, डेथ। लेकिन थोड़ा सा इसको डेथ को और इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डेथ जो है उसका कई डिफिनीशन है। एक बायोलॉजिकल डिफिनीशन जिसको आप अभी बताए। बायोलॉजिकल डिफिनीशन का मतलब है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। ये बायोलॉजिकल हो गया, जो पीछे हम लोग देखे थे, बायोलॉजिकल रीजन है ये। लेकिन क्लिनिकल डिफिनीशन कहें, मतलब कि डॉक्टर के द्वारा या जहां पर स्वास्थ्य जांच होता है वहां के लोगों के द्वारा नियम के अनुसार अगर बात करें कि ये क्या है, क्या डेथ क्या है, तो आराम से आप बता सकते हैं कि डेथ जो है ना वो आपका ब्रेन के एक्टिविटी का रुक जाना ही डेथ कहलाता है। इसको सर्वप्रथम जो है ना डेथ को सर्वप्रथम ये ध्यान रखिएगा कि कई अलग अलग देशों में अलग अलग जो है ना क्राइटेरिया पर रखा गया है क्लिनिकल जांच के लिए, मतलब कि डॉक्टर के द्वारा या क्लिनिक में जांच के लिए। लेकिन भारत जो है उसमें जो नियम बनाया गया है उसमें यही माना गया है कि जैसे ही जो है ना ब्रेन काम करना बंद कर दे तो उसको डेथ मानेंगे।
आप बोलोगे क्यों, ब्रेन को क्यों बोले, हार्ट का क्यों नहीं बोले? देखा ये गया है कि कई बार जो है ना बाकी जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ब्रेन का डेथ नहीं होता है। और ब्रेन का डेथ ना होने के कारण सबसे पीछे जो है ना डेथ होने वाला किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो जरा सोचो, जब ब्रेन जो है ना डेथ कर जाएगा तो जो काम करता है वो काम क्या करेगा? वो बंद कर देगा। इसीलिए आजकल जो डेथ होता है, मतलब मरा हुआ आदमी मरने का जब बात करते हैं हम, तो वहां पर जो है ना ये कहा जाता है कि वो जो मरा है सामने वाला, उसका ब्रेन डेथ हो गया है, मतलब मस्तिष्क मर गया है। कुछ आपके बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग समय तक जिंदा रह सकते हैं। हार्ट है, कॉर्निया है, सबसे ज्यादा समय तक कॉर्निया आपका आराम से जिंदा रह सकता है। तो इसलिए मरने के बाद इनको निकाल के दूसरे में स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना वो चालू रहता है, ये काम करता रहता है। नेक्स्ट, अब हम बात यहां पर कर रहे थे कि लाइफ क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लिनिकल डेथ में क्या करेंगे हम? स्टॉपेज देखेंगे किसका? ब्रेन का। अगर ब्रेन का स्टॉपेज हो गया एक्टिविटी का, तब आपका डेथ हुआ, नहीं तो ऐसे नहीं मान सकते। अभी जो है ना भारत में जो नियम बना है कि आदमी को मरा हुआ कब मानेंगे? तो जब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। अब इसको कैसे देखोगे, क्या करोगे आप? क्या मस्तिष्क को फाड़ के अंदर देखोगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, मस्तिष्क के जो नजदीक के जो आपके ऑर्गन होते हैं, जैसे आंख सबसे एक नजदीक का ऑर्गन में एक है, किसका? आपके मस्तिष्क का। तो अगर मस्तिष्क काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, तो आपका आई जो है ना वो भी काम नहीं करेगा। तो उसको पहचानने के लिए देखिएगा, टीवी में दिखाता हुआ आपको कि डॉक्टर क्या करता है, आंख पर लाइट जलाता है या उसके आईलिड को खोलता है, और आईलिड को खोलकर कुछ आंख के अंदर देखता है और फिर बताता है कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। तो क्या देखता है? अगर उसका ब्रेन डेथ हो गया है, तो अभी जो प्यूपिल बताए थे ऊपर में कि प्यूपिल क्या होता है? गेट होता है जो लाइट को किसके अंदर? आपके आईबॉल के अंदर प्रवेश करने को नियंत्रित करता है। तो अगर जो है ना ब्रेन डेथ हो गया होगा तो क्या होगा? ये जो नियंत्रण था लाइट का वो बंद हो जाएगा, अर्थात आंख खोलो या बंद करो, आपका प्यूपिल वैसे के वैसे ही फैला रह जाएगा, वो सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये आपका कंफर्मेशन है डेथ का, कि आंख को देखेंगे अगर प्यूपिल फैला हुआ रह जाए तो क्या समझेंगे कि उसका डेथ हो गया है। ठीक है, और एकदम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर इसी को देखता है। अगर वो फैल सिकुड़ रहा है, जैसे आंख बंद था तो लाइट कम था, तो क्या हुआ था? फैला हुआ था। और आंख को खोल दिए तो लाइट गया, तो क्या होगा? उसको सिकुड़ना चाहिए। अगर ये क्रिया हो रही है तब तो सामने वाला जिंदा है, अगर क्रिया नहीं हो रही है तो सामने वाला डेथ है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका कंफर्मेशन ऑफ डेथ के बाद कि लाइफ क्या था भाई। तो लाइफ जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं इतना समय में, तो एक तो पढ़े थे कि पावर था, स्टेट ऑफ पावर, लेकिन इसमें हुआ क्या क्या? तो देखो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद को बनाने वाला है, अपने आप में परिवर्तन लाने वाला है, इवॉल्व करने वाला है, और तो और सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब खुद को नियंत्रित करने वाला एक इंटरेक्टिंग सिस्टम है। तो लाइफ अगर कोई आपसे पूछे तो आराम से बताना कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटरी और इंटरेक्टिंग सिस्टम है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, उसका जवाब देता है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसको वो जवाब देता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, लिविंग ऑर्गेन्स, लाइफ, डेड ऑर्गेन्स या नॉन लिविंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स समाप्त हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स समाप्त करने के बाद इसी चैप्टर का जो अगला बात है पढ़ना हम लोगों को, वो है, पीछे जाते हैं और इस पे आते हैं। देखो कहां पे है, वीडियो लाओ। अभी जो है कंफर्मेशन ऑफ डेथ में ऐसे समझो, आप अपने में तो देख नहीं सकते हो, अगल बगल कोई हो आपके घर में उसको देख सकते हो आराम से। आप क्या करना, उसके जो ना आंख को देखना है, इसको खोल देंगे और सामने आंख में देखेंगे उसका। तो देखो ये जो सामने देखोगे ना, तो सामने में आपको काला जैसा हिस्सा नजर आता है, उस हिस्से के बीच में देखना कुछ छेद जैसा, होल जैसा नजर आता है। छेद नजर आता है, होल नजर आता है, ये प्यूपिल है। ठीक
ठीक है, वो जो आपका छेद है ना वो प्यूपिल है, वो ऐसे फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो जरा सोचो, जब लाइट ज्यादा जाएगा तो क्या करता है, ये अपने आप को छोटा बना देता है प्यूपिल, ताकि लाइट कम से कम अंदर जाए। लेकिन जब हमारा आंख बंद रहेगा तो क्या होगा, ऐसे बंद कर लिए, तो ऐसे जब हम बंद कर लिए तो लाइट अभी अंदर में नहीं है, अभी तो अंधकार हो गया, तो प्यूपिल क्या होता है, ऐसे डायलेट कर जाता है। ठीक है, और जब ऐसे ऐसे बंद है तो डायलेट है, अब इसको खोलेंगे ऐसे तो लाइट गया अचानक अंदर, जब जाएगा तो प्यूपिल को क्या होना चाहिए, वो श्रिंक करना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर प्यूपिल जो है श्रिंक किया और डायलेट हुआ था, इसका मतलब आपका क्या है, आंख, वो आपका आंख काम कर रहा है, मतलब आपका ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन अगर डायलेट, वो डायलेट के डायलेट ही रह जाएगा, आंख खोले ऐसे लाइट जला के भी देख सकते हो, और वो डायलेट के डायलेट ऐसे फैला हुआ का फैला ही रह गया, वो तो ना कि आंख एकदम फाड़ले था, वो आंख फैल गया था। तो अगर आंख का प्यूपिल फैला हुआ रह जाए, डायलेटेड रह जाए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, परमानेंट हाउस चला गया, उसका ब्रेन डेथ हो गया। ठीक है, अब बात करते, नेक्स्ट का बात करते, और जो करते हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। वो इसी चैप्टर का अगला जो है ना पैराग्राफ है, एक अलग जो है ना सबहेडिंग है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस। देखो इसी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इस संसार में अगर आप अर्थ पर देखोगे तो अनेकों प्रकार के जीव हैं, और ये जो डाइवर्सिटी उनमें है, विभिन्नताएं जो है लिविंग वर्ल्ड में, पृथ्वी पर मौजूद आपका लिविंग में, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी में अगला पॉइंट जो लिखे हैं कि पृथ्वी पर जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स हैं, ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो डिसअपियर हो गए, समाप्त हो गए पृथ्वी पर से। इस पूरे बात को या इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और द अर्थ इज कॉल्ड क्या, बायोडाइवर्सिटी। इसके अध्ययन के लिए हमको एक सिस्टेमिक वे चाहिए था। अब लोग क्यों सर, क्या समस्या हुआ? देखो सर, हम लोगों के पास समय क्या है, कम है। कोई जो है ना 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है मिलियंस ऑफ है, मिलियन है। तो जब मिलियंस ऑर्गेनिज्म है तो अगर उन पर हम एक एक दिन भी देंगे तो हमको मिलियंस दिन चाहिए, मिलियंस डे चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि हमारा जीवन अवधि जो होता है कम होता है। तो इसके लिए कि हम सारे ऑर्गेनिज्म का अध्ययन ठीक से कर पाए, सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ पाए, उनका नामकरण कर पाए, एक विशेष जो है ना आपका स्टडी शुरू किया गया, और उस स्टडी को कहा गया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो आपका हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म के अध्ययन में, उनके काउंटिंग में, कम से कम समय में पूरा करने में। इसको अगला पॉइंट जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि इसका सबसे पहला जो प्रैक्टिस किया गया था, मतलब ऑर्गेनिज्म को सजाने का या उसको गिनने का बात जो आया था, वो किया गया था चरक के द्वारा। 100 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट का बात कर रहे हैं, जन्म के 100 साल पहले। किनका? क्रिस्ट का, है ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 100 वर्ष पहले जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? चरक के द्वारा। और उनको वर्तमान में अभी आयुर्वेद का पिता भी कहते हैं, आयुर्वेद का जनक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात जो बोल रहे हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें करीब उनका एक किताब आया था जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता जो था, चरक संहिता में उन्होंने क्या किया था, करीब 340 पौधों और 200 जंतुओं के बारे में वर्णन किया था। कौन? चरक ने। चरक ने आपका क्लासिफिकेशन का सिस्टेमिक जो है ना एक डिफरेंट वे में अध्ययन शुरू किया था अपने किताब से, जिसका नाम है चरक संहिता। और उसमें उन्होंने किया क्या था, तो 200 जंतुओं के बारे में और 340 पौधों के बारे में लिखा था,
उसके बारे में बताया था। तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन की, चरक से। लेकिन ये आपका ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। अब बात आगे बढ़ता है और आगे जब हम आते हैं तब ये जो मॉडर्न बात आता है कि अभी जो वर्तमान में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को जो है ना डिफरेंट आपका टाइप्स में बांट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने वो क्या किया, आपका आधुनिक जो है ना सिस्टेमिक का, कैरोलस लिनियस का बात कर रहे थे। कैरोलस लिनियस क्या थे? स्वीडन का एक बॉटनिस्ट थे, मतलब बॉटनी पे काम करने वाले प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, करीब 5900 पौधों के बारे में बताया अपने एक किताब में, और उस किताब का नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम जो है ना एक बुक लिखा उन्होंने 1753 में, 1753 ईस्वी में, और उसमें उन्होंने करीब 5900 पौधों के बारे में लिखा। और यहां से माना जाता है कि शुरुआत हो गया किसका? आपका क्लासिफिकेशन का, सिस्टमेटिक्स का। उसके बाद एक और किताब लिखा जस्ट उसके बाद, स्पेसीज प्लांटेरम, जैसा कि नाम है, प्लांट का जाति। समझ रहे ना? हाँ, तो सब सजाने का बात आना शुरू हो गया। स्पेसीज प्लांटेरम, प्लांट का जाति, उसमें कितना 5900 पौधों के बारे में था। जबकि वो आपका एक और किताब लिखी है जिसका नाम था सिस्टीमा नेचुरी। सिस्टीमा नेचुरी में उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के बारे में लिखा। 4236 एनिमल्स, 4236 एनिमल्स के बारे में उन्होंने एक किताब में लिखी, और उस किताब को कहा जाता है कौची बाबू? सिस्टीमा नेचुरी। ये आपका किताब आया था 1758 में। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं अगला पॉइंट में कि वर्तमान में ये माना जा रहा है कि इस पृथ्वी पर करीब 15 मिलियन प्रकार के जीव हैं, कम से कम 15 मिलियन प्रकार के जीव हैं, ठीक है। और उसमें से आपका 1.7 to 1.8 मिलियन का ही जो है ना हम नाम दे पाए हैं, उनको ठीक से खोज पाए हैं, उनके बारे में जान पाए हैं, ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन है कितना? 15 मिलियन बोल रहे हैं, 15 मिलियन। तो 15 मिलियन जो है आपके प्लांट और एनिमल्स, उसमें से केवल हम 1.7 को ही जान पाए हैं, 1.8 मिलियन को ही जान पाए हैं और उनका नाम दे पाए हैं। तो अभी बहुत काम इसमें बाकी है, आराम से इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फील्ड खाली है, तो ये जो है ना अभी काफी खाली है, इस पे काफी काम किया जाना बाकी है अभी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि 1.7 मिलियन जो बताया आपको कि 1.7 मिलियन करीब या 1.8 मिलियन जो है ना वो आपका क्या रहता है, एनिमल से। 1.7 और 1.8 जो है ना टोटल जो जिसका नामकरण कर दिए हमने, उसमें से 1 जो है आपका वो है आपका एनिमल्स है 1.7 मिलियन। इसमें एनिमल की संख्या कितनी है? 1.2 मिलियन से, और प्लांट की संख्या कितना है? 0.5 मिलियन से। मतलब प्लांट पर बहुत कम काम हुआ है, बॉटनी, इसलिए अभी बॉटनी पूरा खुला हुआ है। एनिमल जो है ना टोटल आपको कितने के बारे में नामकरण कर दिए हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन, और उसमें से करीब 2 मिलियन से ऊपर एनिमल्स के बारे में है। प्लांट्स के बारे में 0.5 मिलियन ही हो पाया है, अर्थात प्लांट में अभी बहुत रिसर्च का जरूरत है। फिर उसमें से बोल रहे हैं कि एनिमल्स में जो अभी आपको बताया कि 1.2 मिलियन एनिमल्स के बारे में हम नामकरण दे चुके हैं या जान चुके हैं, उसमें से 7,50,000 केवल जो है ना इंसेक्ट्स हैं। सोच लो 1.2 मिलियन में से 7,50,000 जो है ना केवल क्या है? केवल और केवल इंसेक्ट्स हैं एनिमल्स में। मतलब इस संसार का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो कभी अपने आप पर घमंड मत कीजिएगा कि हम हैं इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट जो है
इस संसार में सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सबसे ज्यादा सफलतम ऑर्गेनिज्म है, सफल है यहाँ पर उसका जीवन। और करीब 70% जो एनिमल स्पीसीज है, जितना एनिमल है इस संसार का, उस सब का 70% जो है ना वो केवल और केवल क्या है, इंसेक्ट्स है। आप समझ लो। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इसी से इन टैक्सोनॉमी की शुरुआत की गई। टैक्सोनॉमी क्या है भाई? तो टैक्सोनॉमी जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें होता है टैक्सिस और नोमास। दोनों का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, है ना। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? अगर हम बोले, कोई पूछे तो क्या बताओगे? ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नियम के अनुसार सजाना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है हमको टैक्सोनॉमी में? टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर जानना है, नामकरण, आइडेंटिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की पहचान, क्लासिफिकेशन, उसको ग्रुप में सजाना। ये 3 चीज यहां हम लोग टैक्सोनॉमी में जानते हैं। किसका? जो ऑर्गेनिज्म में चला गया उसका भी। तो सिस्टेमेटिक्स का जो बात कर रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसके पहले टैक्सोनॉमी देख रहे थे। टैक्सोनॉमी में हम क्या बताया कि जो प्रेजेंट या पास्ट ऑर्गेनिज्म है, उनके नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को जो है ना बताता है। बायोलॉजी का जो आपका भाग है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द जो है ना वो दिया गया था अगस्त डी कैंडोले के द्वारा। हाँ, अगस्त डी कैंडोले जो थे वो क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, और वो बॉटनिस्ट थे फ्रांस के, और उनके द्वारा ही इसका नाम दिया गया आपका अगस्त डी कैंडोले के द्वारा। कौन टर्म? टैक्सोनॉमी दिया गया। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो दिया गया था अगस्त डी कैंडोले के द्वारा। अगला है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसी को हम लोग सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं, हाँ, या सिस्टेमेटिक भी कहते हैं। मेटिक्स कह सकते हो या मेटिक कह सकते हो। सिस्टेमेटिक्स जो है वो क्या बताता है भाई? तो टैक्सोनॉमी में केवल क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर रहे थे, नामकरण दे रहे थे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन अगर सिस्टमेटिक्स का बात करेंगे तो इसमें रिलेशनशिप का बात करेंगे। और कैसा रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के आधार पर आपस में क्या संबंध है ऑर्गेनिज्म का, ये बात हम लोग करते हैं किसमें? सिस्टमेटिक्स में। ठीक है, अर्थात सिस्टमेटिक्स जो है ना वो आपका टैक्सोनॉमी का आधुनिक रूप है। टैक्सोनॉमी में सिर्फ पहचानते हैं, सिर्फ नामकरण करते हैं, सिर्फ ग्रुप में बांट देते हैं। जबकि सिस्टमेटिक्स में ये तीनों तो करते ही हैं, पहचानते हैं, नामकरण देते हैं और बांट देते हैं। उसके साथ साथ उनका आपसी संबंध को बताते हैं, आपसी संबंध के आधार पर उनको सजाते हैं, वो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। अब जो सिस्टमेटिक शब्द था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। टैक्सोनॉमी अगस्त डी कैंडोले, A.D. कैंडोले, ठीक है। और आपका सिस्टमेटिक शब्द कैरोलस लिनियस। ये जो है ना 1735 में दिया गया, और ये आपका स्वीडन के रहने वाले थे। आपका सिस्टमेटिक जो है वो भी आपका लैटिन वर्ड से आया है, एक है सिस्टीमा, ठीक है। और सिस्टीमा जो है ना वो कहता है सिस्टम या ऑर्डर या सीक्वेंस। तो सिस्टीमा जो शब्द है वो आया है कौन सी से? सिस्टम से, ऑर्डर से या सीक्वेंस से। अर्थात अभी वर्तमान में ढेर सारे लोगों से अगर आप पूछोगे, बात करोगे, तो बताएंगे कि टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स और क्लासिफिकेशन जो है वो तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। अर्थात एक दूसरे को ही हम तीनों नाम देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ अंतर है। टैक्सोनॉमी क्या है? सिर्फ पहचानना, क्लासिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये टैक्सोनॉमी है। सिस्टमेटिक्स क्या है भाई? सिस्टमेटिक्स में आपको बताए कि उनको पहचानना, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्थापित करना, मतलब आपसी क्या संबंध है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनको क्या कर रहे हैं, उसके अलावे
उसमें जो है ना ये भी बात है करना कि आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन करो, उसको ग्रुप में बांटो और साथ ही साथ उनका क्या करें नाम भी दें। तो सिस्टमेटिक्स जो है वो थोड़ा एडवांस है टैक्सोनॉमी से। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि तीनों को एक साथ रख देते हैं। क्लासिफिकेशन एक पार्ट है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में सजाना, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो सिस्टमेटिक्स या टैक्सोनॉमी का एक क्या है, ब्रांच है, ये भाग है। कौन? आपका क्लासिफिकेशन। तो सबसे बड़ा जो है ना, इसमें सबसे छोटा बात हो गया क्लासिफिकेशन, खाली बांट दिए। उसके बाद टैक्सोनॉमी आ गया, मतलब जिसमें हम पहचाने, बांटे और क्या किए, आपका उसको नामकरण दिए, तब हो गया टैक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक्स क्या हो गया, जिसमें बांटे, पहचाने और नाम दिए, उसके अलावे उसका संबंध और जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच से इसका क्या संबंध है वो सब बताता है, तब हम बोलेंगे सिस्टमेटिक्स। अब हम आगे बढ़ते। जी सिम्पसन का कहना है कि क्लासिफिकेशन जो है ना सब टॉपिक है। अब ये वही बात बोल रहे थे आपको, क्लासिफिकेशन रियली में जो है ना वो एक पार्ट है केवल किसका, सिस्टमेटिक्स का, ना कि सिस्टमेटिक के जैसा वो है। सिस्टमेटिक्स में बहुत सारा बात आता है और क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ उनको ग्रुप में डिवाइड करना आता है। इसमें 3 टॉपिक आते हैं, किसमें बाबू, सिस्टमेटिक्स में, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। अब जो है हम यहाँ पर इतना पर छोड़ देते